आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग विलयन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग वियोजन के नाम से जानते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विलयन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ा था, पर इस बार वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि वियोजन क्या होता है। मान लीजिए कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग NaCl लेते हैं। यह एक वैद्युत अपघट्य है, अर्थात जब इसे हम लोग जल में घोल देते हैं तो यह आसानी से आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनों में टूटना या आयनों के रूप में विघटित होना ही क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। अर्थात यहाँ पर जो आप अभिकारक लेते हैं, उस अभिकारक का जल में घुलने के पश्चात आयनिक अवस्था में टूटना ही क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। अब आप इस बात को समझेंगे जब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कितना लिया, एक पदार्थ, क्योंकि इसके मोलों की संख्या कितनी है, एक है, ठीक। तो उससे क्या हो जाता है, एक मोल सोडियम आयन और एक मोल क्या हो जाता है, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर सोडियम क्लोराइड एक वैद्युत अपघट्य है तो इसका पूर्ण वियोजन यानी पूर्ण जल में अपघटन कराने के पश्चात एक मोल सोडियम आयन तथा एक मोल क्या होता है, क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग वियोजन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल के आधार पर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया गया है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड एक वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। उसका जब वियोजन होता है तो वह Na+ आयन में और Cl- आयन में वियोजित होता है। तो मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में जब समय हमारा 0 है तो NaCl के कुल मोल कितना है, 1 है। तो उस अवस्था में जब हमारा समय अभी 0 है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के मोलों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, अर्थात अभी इसका वियोजन प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन जब समय हमारा साम्य अवस्था पर कितना हो जाता है, T होता है, और मान लिया जाए कि इसमें से अल्फा मात्रा क्या हो जाता है, वियोजित होता है, अल्फा मात्रा वियोजित होता है, तो सोडियम आयन के भी कितने मात्रा वियोजित रहेगा, यानी शेष बचेगा अल्फा, और क्लोराइड आयन का भी कितना मात्रा शेष रह जाएगा, अल्फा रहेगा। तो देखिए वियोजन और वांट हाफ गुणक में क्या होता है, जो संबंध होता है उसको हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, वांट हाफ गुणक। वांट हाफ गुणक बराबर होता है वियोजन के पश्चात कुल मोल अर्थात अवयव की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल या अवयव की संख्या। मान लीजिए ए वाला, ये क्या है, वियोजन के पूर्व की स्थिति है। कौन सी स्थिति है, वियोजन के पूर्व की स्थिति है। और ये जो दिया गया है ये क्या है, वियोजन के पश्चात मोलों की कुल स्थिति है। ये हो जाएगा वियोजन के पश्चात मोलों की स्थिति। अब हम लोग क्या करेंगे, वांट हाफ गुणक को आई से लिख लिया जाता है। वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा। इसका और इसका तीनों का हम लोग ऐड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। और आप जानते हैं मेरे बाबू कि कोई भी अवयव है तो उसके कुल मोलों अंश की अवस्था जो लिया जाता है, माना गया है कि उसका कुल मोल कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। अगले स्टेप से देखेंगे, आई बराबर हमारा यहाँ से होगा, देखिए 1 क्या हो जाएगा, ए ऋण अल्फा जो होता है, ऋणात्मक अल्फा, इस धनात्मक अल्फा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा केवल यहाँ पर 1 प्लस अल्फा बटे 1।
अब आप देखेंगे यदि पूर्ण वियोजन की स्थिति हो, यदि पूर्ण वियोजन की स्थिति हो तब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, एक, अर्थात जितना मोल लिया गया है उसकी कुल मात्रा क्या हो गया है, वियोजित हो गया है। तो इस प्रकार हम अल्फा को क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। इस अवस्था में हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर 1 प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, 2। अर्थात क्या होगा, NaCl में हम देखेंगे तो इसका 1/2 गुणक कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि NaCl जो होता है 1 मोल क्लोराइड आयन और एक मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन में क्या होता है, वियोजित होता है। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसके 1/2 गुणक की गणना कर सकते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर सीखा वियोजन का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीमांक वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, वियोजन सीमांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वियोजन सीमांक क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, कुल उपस्थित कुछ अवयव हैं, अर्थात किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के कुल अवयव अर्थात कुल मोल कितने हो, एक हो, उसमें से जितना पदार्थ की मात्रा क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उसी के अनुपात को क्या बोला जाता है, वियोजन सीमांक कहा जाता है। अर्थात कुल उपस्थित अवयव तथा वियोजित अवयव के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, वियोजन सीमांक कहा जाता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई वैद्युत अपघट्य लिए थे जिसका N है, N मतलब क्या है कि A पदार्थ है और उसकी N मात्रा है। ठीक, तो यह जो होता है जब वियोजित होने की अवस्था में आता है तो इसके A के N मोल क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं। तो जब समय हमारा 0 होता है तो उस अवस्था में Na के क्या होता है, 0 मात्रा वियोजित होता है कुल मात्रा 1 में से। लेकिन जब हमारा समय साम्यावस्था पर T होता है तो उस अवस्था में अल्फा मात्रा वियोजित होता है, क्योंकि वियोजन की मात्रा जो होती है क्या होती है, अल्फा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और अल्फा कोई भी वैद्युत अपघट्य जो है कितनी अवस्था में, यानी अल्फा मात्रा में ही क्या हो जाता है, वियोजित होता है। तो मान लीजिए कुल मोल 1 था, इसमें से अल्फा वियोजित हो गया तो उस अवस्था में कितना बचेगा, कितना बचेगा, यानी n अल्फा जो होता है 1 का बचेगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणक आई बराबर वियोजन के पश्चात मोल बटे क्या हो जाता है, वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या, वियोजन से पूर्व मोलों की क्या हो जाता है, संख्या आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं वियोजन के पश्चात मोल, वियोजन के पश्चात मोल कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस कितना है, n अल्फा, और वियोजन के पूर्व कितना है, 1। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए इस वन को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर ये 1 भाग के रूप में है, इधर आएगा तो गुणा के रूप में हो गया, और 1 का n में मल्टीप्लाई कर 1 का i में मल्टीप्लाई कर देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हमको अब क्या प्राप्त हो जाएगा, i बराबर प्राप्त होगा कितना, 1 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा, प्लस कितना हो जाएगा, n अल्फा हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा i माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा होगा। अब आगे देखेंगे i बराबर i माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट के बाहर अल्फा, क्योंकि जब यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n, और यहाँ अल्फा खुद है तो यहाँ से जब हम अल्फा निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अल्फा n माइनस 1 अल्फा को इधर ले आएंगे और i माइनस 1 को उधर लेकर चले आएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या n माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर i माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, i माइनस कितना हो जाएगा, 1।
अब यहाँ से देखेंगे अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, i माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, n माइनस 1। इस प्रकार क्या हो जाता है, वियोजन क्या होता है, सीमांक प्राप्त होता है समीकरण के रूप में, जहाँ अल्फा वियोजन की मात्रा है, यह क्या हो जाता है, वियोजित मोलों की मात्रा है, वियोजित के मोल है, और आई क्या हो जाता है, वांठा गुणक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके वियोजन तथा साम्य स्थिरांक, वियोजन सांद्रता तथा क्या हो जाता है, साम्य स्थिरांक, वियोजन सांद्रता तथा साम्य स्थिरांक में जो संबंध स्थापित होता है उसको हम लोग लिखते हैं वियोजन स्थिरांक। क्या लिखेंगे, वियोजन स्थिरांक के ए बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपान कितना 1 माइनस क्या हो जाता है, अल्फा होता है। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल को हल करते हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्या होता है, आगामी परीक्षा में कम से कम 3 या 5 नंबर के प्रश्न क्या हो जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, वियोजन वांट हाफ गुणक तथा वियोजन पे आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो प्रश्न दिया गया है CH2FCWH की 19.5 ग्राम को यहाँ पर CH2FCWH जो है इसे फ्लोरोसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसके 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में जब घोला जाता है तो जल के हिमांक में 1 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया है। जल के हिमांक में कितने डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया है, 1 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, फ्लोरोसिटिक अम्ल का वांट हाफ तथा वियोजन स्थिरांक की आपको क्या करना है, गणना करना है। तो देखिए मेरे भैया, किसी भी प्रश्न को हम लोग को हल करने से पहले कम से कम उसी प्रश्न को 2 बार पढ़ करके उसको अच्छी तरह से समझ लेने के पश्चात हमें प्रश्न में जिसके बारे में दिया रहता है, जो हमें जानकारी प्राप्त रहता है, अर्थात प्रश्न में जो भी कुछ हमें दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है, और हमें जो ज्ञात करना होता है उससे आधार पर हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि CH2FCWH अर्थात फ्लोरोसिटिक अम्ल का जो भार दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, CH2FCWH का भार स्मॉल w आपका कितना दे दिया गया है, 19.5 ग्राम। ठीक, उसके बाद क्या दे दिया गया है मेरे बाबू, H2O का भार, H2O का भार, यहाँ पर CH2FCWH जो है विलेय है और जल आपका क्या है, विलायक है, अर्थात H2O का जो भार होगा इसे हम कैपिटल W से लिखेंगे, और इसका मान कितना दे दिया गया है, 500 ग्राम दे दिया गया है। अब हम लोग करते क्या है, CH2FCWH का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तथा H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CH2FCWOH का क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हो जाएगा, कार्बन इसमें आप देख रहे हैं कितना है, 2 है, तो 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 1। 1 क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है। ठीक, अब हम देखेंगे आगे, फ्लोरीन का कितना दे दिया है, 9, तो इसका कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। और बचा है कितना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 2, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, 16 होता है। अब सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, 12 दूनी 24 प्लस कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 19 प्लस 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। अब आप देखेंगे 4 3 7, 7 2 9, 9 18 के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 2 6,
6 और 1 कितना हो जाएगा 7 ग्राम प्रति कितना हो जाएगा मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। H2O का मोलर द्रव्यमान ठीक देखिए फ्लोरिस्टिक अम्ल यह विलायक है, इसके मोलर द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल एम से लिख लेते हैं। और नहीं ये विलेय है विलायक नहीं है। फ्लोरोएस्टिक अम्ल क्या है आपका विलेय है, इसके मोलर द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। और H2O का मोलर द्रव्यमान को हम क्या करते हैं कैपिटल एम से लिखेंगे क्योंकि यह विलायक है। इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। अगर किसी बच्चों को यह इसका मोलर द्रव्यमान निकालने नहीं आता है तो हम लोग आइए उसको निकाल कर देख लिया जाता है। जैसे अगर आपका क्या दे दिया गया है H2O दिया गया है तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर हमने 18 ग्राम प्रति मोल लिख लिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ साथ दिया क्या गया है कि जब जल में घोल दिया जाता है तो उसके हिमांक में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और हिमांक अवनमन को आप लोग किससे लिखते हैं हिमांक डेल्टा टीएफ से लिखा जाता है। हिमांक अवनमन को किससे लिखा जाता है डेल्टा टीएफ से। और डेल्टा टीएफ कितना दिया है 1 डिग्री कितना दे दिया है सेल्सियस दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है 1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और यह भी देख लीजिए कि प्रश्न में केएफ का मान जो दिया है यहाँ पर नोट कर लेंगे कि मोलर यानी मोलर अवनमन स्थिरांक जो होता है अर्थात हिमांक अवनमन स्थिरांक केएफ का मान जो दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स दे दिया गया है। 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम क्या दे दिया गया है मोल इनवर्स दिया गया है। ठीक है यहाँ पर वो भी लिख लेंगे हम लोग क्या केएफ का मान लिखेंगे केएफ बराबर क्या हो जाएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम क्या दे दिया गया है मोल इनवर्स। ठीक अब हमसे पूछा क्या जाता है वांट हाफ गुणक पूछ रहा है तथा वियोजन स्थिरांक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वांट हाफ गुणक की गणना कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं वांट हाफ को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हिमांक अवनमन जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। और अणुसंख्य गुणधर्म में वांट हाफ गुणक का समायोजन करने पर हमको जो समीकरण प्राप्त होगा क्या प्राप्त हो जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ क्या हो जाएगा केएफ नहीं पहले आई लिख लेते हैं आई गुणे क्या हो जाएगा केएफ इनटू क्या हो जाएगा स्मॉल एम। यानी यम जो होता है ये क्या है आपका यहाँ पे यम मोललता होता है। ठीक ये क्या है मोललता है। अब आप लोग क्या करेंगे इस मोललता का विस्तृत सूत्र जब रखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू कितना हो जाएगा केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे कितना हो जाएगा 1000 बटे आप क्या लिख सकते हैं स्मॉल एम इंटू कितना हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे आई बराबर जब निकालेंगे तो इन दोनों का यहाँ पर क्या है भाग है इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा यानी डेल्टा टीएफ गुणे कितना हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कितना हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे क्या हो जाएगा केएफ होगा क्योंकि इनका आपस में गुणा है या इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा डेल्टा टीएफ में इन सभी का भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे मान रख लेंगे डेल्टा टीएफ का मान कितना दे दिया है 1 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है। ठीक एक लिख लिया गया एम का मान कितना है यहाँ पर देखेंगे 78 हो जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया गया है 500 ग्राम दे दिया गया है। केएफ का मान 1.86 है। स्मॉल डब्ल्यू का मान जो दिया गया है 19 दशमलव कितना है 5 है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या लिखा गया है 1000 लिखा गया है। ठीक है अब हम लोग करते क्या है कि 500 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक तरीका और होता है कि हम इनको कैंसिल ना करके गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे 500 बटे क्या है यहाँ पर 1000 था
तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 3 जीरो, इनका इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक की गुणा कर देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे 78 गुणे कितना हो जाएगा 500 बटे, यहाँ दशमलव हट गया क्योंकि 1000 से गुणा कर दिए तो 2 जीरो इस दशमलव को हटा देगा, ठीक, और 1 जीरो इस दशमलव को हटा देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 186 गुणे कितना हो जाएगा 195, 186 गुणे 195 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको छोटा कर लेते हैं। अगर इसको 2 से काट दिया जाए, 2 से जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18, यानी यहाँ 39 आ जाएगा। और इसको जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 18 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कर क्या सकते हैं, देखते हैं क्या 39 यहाँ कट जाएगा तो 39 से 13 से 13 जी नहीं, 13 से भी नहीं डिवाइड होगा, 13 से इसको देखते हैं, 13 5 65, हाँ कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 कन्ने 13 और 13 5 65। ठीक है, अलग से भाग देकर देख लिया जाए, इससे आपको कोई डाउट ना रहे। 13 से इसमें डिवाइड करेंगे, 13 करने कितना हो जाएगा 13, 9 में से 3 को घटाएंगे हमारा 6 बचेगा, और यहाँ से हमारा जाएगा 5, 13 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, आपका कितना 15। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कितना आ गया है आई बराबर 3 गुणे 500, 3 गुणे 500 बटे कितना हो जाएगा 93 गुणे 15 हो जाएगा। 3 से काट देंगे यहाँ पर 5, 5 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। आई बराबर आपका कितना बचा 100 बटे कितना हो जाएगा 93। अब हम करेंगे क्या, इस 93 से 100 में भाग कर लेंगे, क्या करेंगे भाग, तो 93 से 100 में भाग करेंगे, एक भाग जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 93। अब घटा देंगे इसको, तो घटाने के पश्चात कितना आएगा, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, 9 में से 9 को घटाएंगे कैंसिल। अब देखेंगे यहाँ से दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे जीरो, तो 9 छक 54, 9 7 कितना हो जाएगा आपका 63 होगा, तो 7 बार भाग जा सकता है, 7 1 21 1 2 होगा, और 7 9 63, 63 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 65 होगा। 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, कैंसिल आउट, दशमलव लगा है जीरो बढ़ेगा। अब कई बार जा सकता है 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 4 तिया 12 2, 4 9 36 और एक कितना हो जाएगा 37। ठीक, नहीं 5 बार ले जा सकते हैं क्योंकि 45 हो जाएगा। ठीक, तो 5 तिया 15 और 5 9 45, 45 से कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो 45 से कितना हो जाएगा 46, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 4 और 6 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा कितना 5 होगा, और 8 में से 6 जाएगा 2, दशमलव की वजह से जीरो लग जाएगा। अब कई बार जा सकता है 9 3 27 लिख लो 2 बार, यहाँ पर आपका आई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 1.0752, कई आंसर आपका यहाँ पर निकल चुका है। 1/2 गुणक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वियोजन करते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर ले, उसके बाद हम लोग करते हैं वियोजन स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया है 1/2 गुणक की गणना कर ली है। अब हम लोग क्या करना है 1/2 गुणक के बाद वियोजन स्थिरांक की गणना करना है। वियोजन स्थिरांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं के ए बराबर हमारा क्या होगा, जबकि हमने आई बराबर ज्ञात कर लिया है। आई बराबर हमारा क्या ज्ञात हो गया है 1.0752, क्या ज्ञात हुआ है आई बराबर 1.0752 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे भैया कि दिया गया है फ्लोरोएसिटिक अम्ल, फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्या है CH2 है, FCOOH। ठीक, इसका जब विघटन किया जाएगा यानी वियोजन होगा तो इससे आपको प्राप्त हो जाएगा CH2F COO- प्लस क्या हो जाता है H प्लस प्राप्त हो जाएगा। ठीक,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लिया गया अगर समय हमारा कितना है, समय अगर 0 है तो इसके कुल 1 मोल है, इसका वियोजन उस अवस्था में यहाँ 0 होगा और क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर समय हमारा 0 है तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, वियोजन प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन साम्यावस्था पर किस स्थिति में, यानी कह सकते हैं किस पे, साम्य पर क्या हो जाता है, यदि समय बराबर हमारा t हो तो और यानी फ्लोरोएस्टिक अम्ल में से अल्फा मात्रा वियोजित हो, यानी यहाँ पर क्या हो, 1 माइनस कितना हो, अल्फा, तो उस स्थिति में यहाँ पर बचेगा अल्फा, ये भी कितना बचेगा, अल्फा बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुणक लगाएंगे। आई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे वियोजन, वियोजन के पश्चात मोल बटे क्या हो जाएगा, वियोजन के पूर्व मोल। ठीक, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वियोजन के पश्चात मोल जो होता है वह क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा बटे पूर्व कितना हो जाएगा, 1। ये जो माइनस अल्फा एक है वह क्या हो जाएगा, एक प्लस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा आई बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा। इसमें से हमने क्या किया है, 1/2 गुणक, किसका, 1/2 गुणक आई की गणना कर लिया है। ठीक है, हमने इसमें से क्या किया है, 1/2 गुणक आई की गणना कर लिए हैं, जो कितना प्राप्त हुआ है, 1.0752। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे बाबू, आई के जगह पे 1.0752 बराबर 1 प्लस अल्फा। यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक को इधर भेज देंगे घट जाएगा, 1 माइनस 0.752 में से 1 को जब लेस करेंगे तो 0.075 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ कितना हो जाएगा आपका अल्फा, यानी यहाँ से अल्फा भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, अब वियोजन निकल गया है, अब हमें क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक निकालना है। तो यहाँ जानेंगे आप लोग क्या होता है भैया, वियोजन स्थिरांक क्या होता है, वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा, के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपन कितना हो जाता है, 1 माइनस अल्फा। जहां पर सी जो होता है क्या हो जाता है, मोललता होता है, सी क्या हो जाता है मेरे भैया, मोललता होता है। ठीक, और आपका मोललता कितना निकल करके आएगा, मोललता निकाल लिया जाता है, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर स्मॉल w गुणे कितना हो जाता है, 1000 अपान m इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W। स्मॉल w कितना दे दिया है, 19 दशमलव कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा 78, कैपिटल W का मान कितना है 500, 500 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, 2 5 10 के 100, 2 9 18 और एक कितना हो जाएगा 19। ठीक, 2 करने 2 और एक कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 78। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 78 से 390 में 390 नहीं 39, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 39 बटे कितना आ जाएगा 78। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, 39 बटे 78 आया है। ठीक है, क्या आया 39 बटे 78, तो 39 से 78 को ही काट दिया जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, और 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, अर्थात मोललता क्या हो जाएगा, मोललता यानी स्मॉल m बराबर c बराबर कितना हो जाएगा 0.5। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, के ए बराबर क्या हो जाएगा 0.5, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का मान कितना दे दिया है 0.07 कितना हो जाएगा 52, इसका स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान फिर वही 0.07 कितना हो जाएगा 52। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, हमें स्क्वायर किसका निकालना है, 0.07
5 2 का स्क्वायर निकालना है। और स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इनका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इनका हम गुणा करेंगे 0.07 किससे 5 2 से, 2 दूना 4, 2 5 10 0, 2 7 14 15, 5 दूना 10 0, 5 5 25 और 1 26, 2 5 7 35, 2 कितना हो जाएगा आपका 37, 7 दूना 14 4 1, 7 5 35 1 36 6 हासिल 3, 7 3 कितना हो जाएगा 49, 49 3 कितना हो जाएगा 49 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। दशमलव के स्थान पर लगेगा 8, पहले जोड़ लिया जाए, 4 हो गया, 0 हो गया, 6 4 10 5 15 के 5 हो गया, 7 6 13 1 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और एक कितना हो जाएगा 6। यहाँ देख लें कुछ मिस्टेक ना हो, 6 4 15 के 5 और 7 6 13 1 14 1 15 के 5, हासिल 1 लगा हुआ, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर कितना लिखेंगे 5। दशमलव कितने स्थान बाद लगा सकते हैं हम लोग 8 स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, एक हो जाएगा 7 और एक कितना हो जाएगा 8, यानी 0.0056, ठीक कितना आ जाएगा 0.0056 आ जाएगा। उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको इस अवस्था में लिख सकते हैं। दशमलव को आप क्या करेंगे यहाँ ले आएंगे, जब 3 स्थान इसको खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.6, कितना हो जाएगा 5.6 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3 होगा, क्योंकि जब दशमलव हमारा दाईं तरफ जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है 10 पे माइनस घात बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से मेरे भैया, क्या हो जाएगा के ए बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुणे क्या हो जाएगा 5.6 गुणे कितना हो जाएगा 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3, और एक में से इसको आपको क्या करना है घटाने के पश्चात क्या प्राप्त होगा यहाँ लिखना है। एक में से आप क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.0752, ठीक। यहाँ 10 में से 2 जाएगा कितना 8, 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 और 9 में से यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.9248 यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 0.9248 और 8 प्राप्त होगा, ठीक है मेरे बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे 0.5 का 5.6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 में गुणा करना है 0.5, तो 5 6 30 0 3, 5 25 25 25 3 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.8 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 4 स्थान है और हमारा इनका गुणा करने पर 2 दशमलव कितना आ गया है 8 आया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके मान को आगे यहाँ पर लिख लेते हैं एक लाइन कि ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखेंगे कितना 2.8 गुणे कितना हो जाएगा 10 पे पावर -3 होगा बटे, हम लोग इसको छोटा करके लिख लेते हैं। छोटा करके जब लिखेंगे तो यहाँ 4 है, इसको छोड़ना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कितना 0 दशमलव कितना हो जाएगा 9। तो अब लोग क्या करते हैं 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा के ए बराबर कितना हो जाएगा 280 गुणे कितना हो जाएगा 10 पे पावर -3 बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 92, 92 से भाग करना है 280, ठीक। कितने बार ले जाएंगे 3 बार ले जाएंगे, 3 दूना 6, 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर कितना बचा मेरे भैया 7, 7 में से 7 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 जाएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक। फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 0 बढ़ेगा और 9 6 कितना हो जाएगा लगभग समथिंग 5 बार लेना, ठीक है। 5 बार ले जाएंगे तो 5 दूना 10 के 100 और 5 9 45 और 1 46, 5 बार में नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। और 4 9 36, 36 और 36 यहाँ पूरा लिखा जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, चलिए ठीक है इतना ही रहने देंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमें 2 अंक प्राप्त हो गया है।
अब 92 से जब 280 में भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि ए बराबर 3.04, कितना 3.04 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3। एक आंसर आपको क्या हो जाता है मेरे भैया, यहाँ पर ये प्राप्त हो गया कि ए बराबर कितना आ गया 3.04 गुणे 10 पे पावर -3। इस प्रश्न में हमें इस प्रश्न में हमसे दो चीज की गणना करने के लिए कहा था। पहला क्या था, वांट हाफ गुणक, और दूसरा क्या था आपका वियोजन स्थिरांक, यानी कि ए बराबर कितना निकल के आ गया 3.04 गुणे कितना हो गया 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3। 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3 होगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया है, दोनों ही मान को आसानी से ज्ञात कर लिया है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और आपको केमिस्ट्री क्लास 12 के और भी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड वीडियो प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बिलियन और उससे अगले चैप्टर से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, गुड नाइट।